नमस्कार दोस्तों, क्या राजस्थान की 12 अंता मांगरोल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा की स्थिति निश्चित तौर पर खराब होती दिख रही है। क्या भाजपा के स्थानीय लोगों के साथ में स्थानीय कार्यकर्ता उम्मीदवार मोरपाल सुमन के साथ नहीं जुट पा रहे हैं और क्या भाजपा का नया उम्मीदवार होने की वजह से यहां नाराजगी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है और भाजपा का जो संगठन का चेहरा है वह उनके साथ नहीं जुट पा रहा है। यह तमाम ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब सक्रिय होना पड़ा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब अंता 12 मांगरोल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की कमान संभालते हुए आज पहली बार कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधी बात की। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी तक उपचुनाव वाले क्षेत्र में एक भी सभा करने या दौरा करने नहीं गए हैं, लेकिन वर्चुअल रूप से आज तमाम नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीधी बात करके उपचुनाव के अंदर भाजपा के प्रत्याशी के साथ जुटने और फिर से यह सीट भाजपा की झोली में लाने की अपील कर दी है। इधर यह चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भाजपा उम्मीदवार का जो प्रचार अब तक परवान चढ़ना था वैसा परवान नहीं चढ़ पाया। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के दौरे पर जाकर आने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सक्रिय होना और वर्चुअल रूप से कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संवाद करना एक बात तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता अभी तक अपने उम्मीदवार मोरपाल सुमन के साथ एकजुटता के साथ नहीं लगे हैं। और चूंकि यह सीट भाजपा की झोली में थी, ऐसे में भाजपा सरकार चाहेगी कि जो पिछले उपचुनाव के अंदर जीत का सिलसिला बनाया गया था वह बरकरार रहे, क्योंकि अगर यह सीट भाजपा के हाथ से निकल जाती है, खिसक जाती है, तो फिर सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर जो वर्षगांठ पर जो कार्यक्रम होने हैं वे फीके हो जाएंगे और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस सहित विपक्षी अन्य दलों को, नेताओं को मौका मिल जाएगा कि भाजपा के 2 साल के कामों से जनता नाराज थी, इसलिए 12 अंता सीट पर भाजपा को हरा दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नदारद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नदारद होने के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं और अगर वसुंधरा राजे इस चुनाव में जिस सक्रियता के साथ में मौजूद होनी चाहिए थी वो नहीं है तो इसके मायने जनता भी समझती है, राजनीतिक लोग भी समझते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव में अभी 1 सप्ताह का समय प्रचार का बाकी है, क्या इस प्रचार के बाकी समय में वसुंधरा राजे मोर्चा संभालेंगी और अगर वे ऐसा करती हैं तो निश्चित तौर पर मोरपाल सुमन की स्थिति में सुधार होगा। उधर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के लिए न सिर्फ स्थानीय पूरा संगठन एकजुट होकर जुटा हुआ है, बल्कि जिस तरह से अशोक चांदना ने चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी ही नहीं संभाली, बल्कि अब उन्होंने अपने चुनाव की तरह ही गांव-गांव और पंचायत में प्रभारी लगाकर युवा लोगों की टीम को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी बूथ पर उतार दिया है। उससे प्रमोद जैन भाया की और स्थिति मजबूत होती दिख रही है और चूंकि प्रमोद जैन भाया की इस क्षेत्र में पकड़ ही नहीं बल्कि पहचान भी है, इसका फायदा भी निश्चित तौर पर प्रमोद जैन भाया को मिलता दिख रहा है। हालांकि चुनाव में कब कौन सा समीकरण किसके पक्ष में चला जाए, कब कौन सा समीकरण किसके खिलाफ चला जाए, इस बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं होता है। ऐसे में बाकी बचे समय में जो भी उम्मीदवार अपना टेम्पो ना सिर्फ बरकरार रखेगा बल्कि उसे और बढ़ाएगा, वह निश्चित तौर पर मतदान के दिन मजबूत होकर उभरेगा। उधर तीसरे उम्मीदवार जो त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए नरेश मीणा अब गांव-गांव में घूम रहे हैं और परंपरागत रूप से अपने प्रचार को गति दे रहे हैं। उनके साथ में उनका परंपरागत वोट तो कोई यहाँ नहीं है, लेकिन जातिगत वोट जिस तरह से नरेश मीणा के पक्ष में लामबंद हो रहा है वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में भाजपा की चिंता ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि जो वोट नरेश मीणा टारगेट कर रहे हैं बार बार, वह वोट जो ग्रामीण वोट जो पिछली बार 2023 के आम चुनाव में भाजपा के खाते में गया था
वह अब कहीं ना कहीं नरेश मीणा का समर्थन करता दिख रहा। हालांकि गांव में अलग अलग बातों को लेकर, अलग अलग उम्मीदवारों को लेकर कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो प्रमोद जैन भाया कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और मंत्री रहते हुए उन्होंने गांव में जिस तरह से सड़कें बनाई और विकास किया, निश्चित तौर पर लोग इस बात से खुश हैं। लेकिन अंत में चुनाव जातिगत समीकरणों के आधार पर पलटी मारेगा, यह तय है। तो इसमें तय यह है, चूंकि मोरपाल सुमन भाजपा के उम्मीदवार माली जाति के हैं, माली जाति यहां बहुतायत में है, वह वोट सीधा सीधा भाजपा के पक्ष में ज्यादा हिस्सा जाएगा। वहीं मीणा, चूंकि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जितने मीणा मतदाता बूथ पर जाएंगे उनका अधिकांश हिस्सा सीधा सीधा नरेश मीणा के खाते में जाएगा। वहीं सवर्ण जातियों का वोट अभी तक जिस तरह से परंपरागत रूप से प्रमोद जैन भाया के साथ रहता रहा है, अनुसूचित जाति का वोट प्रमोद जैन भाया के साथ रहता रहा है, कहीं ना कहीं वह वोट आज भी लामबंद दिख रहा है। मुस्लिम कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा धाकड़ और गुर्जर डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाले हैं, क्योंकि धाकड़ परंपरागत रूप से इस सीट पर ही नहीं बल्कि इस पूरे हाड़ौती क्षेत्र में भाजपा के साथ जाता रहा है। लेकिन धाकड़ समाज का बहुत सारा वोट, खासतौर पर युवाओं का वोट, युवाओं का समर्थन जिस तरह से नरेश मीणा को मिल रहा है, वह समर्थन अगर वोटों में तब्दील होता है तो फिर इसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को होना है। वहीं गुर्जर मतदाता बटा हुआ है और अभी यह तय नहीं है कि वह किसके साथ जाएगा, खुलकर वह समर्थन नहीं कर रहा। हालांकि जो भी उम्मीदवार जाता है गांव में, गुर्जर समाज के लोग उसके साथ खड़े दिखते हैं। वैसे इस क्षेत्र में गुर्जर अगर उम्मीदवार नहीं होता है तो गुर्जर मतदाता भी सीधे सीधे भाजपा की झोली में जाते रहे हैं। लेकिन अब कुछ गुर्जर युवा नरेश मीणा का समर्थन करते दिख रहे हैं, कुछ अशोक चांदना और प्रहलाद गुंजल के वजह से प्रमोद जैन भाया के साथ दिख रहे हैं, तो कुछ परंपरागत रूप से भाजपा के झोली के आते दिख रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ेगा और चूंकि अभी बड़े नेताओं ने यहां दूरी बना रखी है, अभी कांग्रेस के तमाम नेता जरूर एक बार इस क्षेत्र में गए थे और प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में पूरी ताकत के साथ में तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जुटकर भाया को जीत दिलाने की अपील की थी। उसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि जो भी ईमानदारी से काम करेगा, जिसके बूथ पर भी पार्टी जीत कर आएगी, जो भी ज्यादा वोट दिलाएगा, निश्चित है कि पार्टी उसका ध्यान रखेगी, उसे पारितोषिक देगी। ऐसे में कार्यकर्ता जोश के साथ में प्रमोद जैन भाया के साथ जुट गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा है और निश्चित है कि जब दो पार्टियां होती है तो पार्टियों का परंपरागत वोट दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के खाते में जाता है। लेकिन चूंकि इस बार निर्दलीय नरेश मीणा की अपनी एक पहचान है, उनके साथ में युवाओं का समर्थन है, लेकिन फिर भी नरेश मीणा के साथ में एक संगठन जो पार्टी का होता है वो नहीं है। खुद का अपने स्तर पर युवाओं का साथ है, लेकिन वह साथ चुनाव के मतदान बूथ तक लोगों को ले जाने में कितना सफल होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होना है। यह चुनाव बहुत अनोखा हो रहा है। पहले इस चुनाव में अलग माहौल था, अब धीरे धीरे माहौल अलग हो रहा है और जातिगत मतदाता जातिगत आधार पर बटेंगे, ये तो बिल्कुल तय मानकर चलिए। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट है, फ्लोटिंग वोट हमेशा उसके साथ जाता है जो मुख्य मुकाबले में खड़ा नजर आता है, चाहे वह दो प्रत्याशी कोई भी हो। अब अगर प्रमोद जैन भाया और भाजपा यानी कि कांग्रेस भाजपा के बीच में मुख्य मुकाबला दिखेगा तो फ्लोटिंग वोट उनके पक्ष में जाता दिखेगा, और अगर नरेश मीणा मुख्य मुकाबले में आते दिखा तो निश्चित है कि फिर फ्लोटिंग वोट कुछ हिस्सा नरेश मीणा के खाते में भी जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि पार्टियों का वोट परंपरागत रूप से पार्टी के साथ रहता है, कुछ नाराजगी भी होती है तो उसमें 1-2% की वोट की कमी होती है, लेकिन फिर भी एक फिक्स वोट है पार्टियों का, वह पार्टियों के खाते में जाता ही जाता है। ऐसे में नरेश मीणा को और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीत के लिए 2.25 लाख वोटों की यह विधानसभा है। ऐसे में जितना भी वोट यहां मतदान बूथ तक पहुंचता है उसका
35% हिस्सा जो भी उम्मीदवार अपने खाते में लेकर जाएगा, निश्चित मानिए वह जीत की ओर कदम बढ़ा चुका होगा। लेकिन इससे कम जो उम्मीदवार रुक गया, फिर वह जीतने से काफी दूर रह जाएगा। ऐसे में ये जो चुनाव है, अब इसमें बड़े नेताओं, चूंकि अब मुख्यमंत्री ने भाजपा की ओर से मोर्चा संभालते हुए वर्चुअल मीटिंग लेकर तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा है, तो निश्चित मानिए कि भाजपा कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर बेहद चिंतित है और किसी भी तरह से इस सीट को बरकरार रखना चाहती है। तो उधर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया अपनी इस सीट को फिर से हासिल करने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, तो नरेश मीणा दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने में लगे हैं। ऐसे में जैसे जैसे अब ये चुनाव आगे बढ़ेगा, इसमें रोमांच और बढ़ता जाएगा और इस रोमांच के साथ में कौन किसके पक्ष में जाएगा, कौन कितने वोट लेगा, यह अंदाजा अभी लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंतिम 2 दिनों में कई बार चुनाव का पूरा समीकरण बदल कर रह जाता है और उस बदले हुए समीकरण का अंदाजा अभी लगाया जाना आसान नहीं है। देखना यह है कि यह समीकरण किस तरफ जाता है और कौन सा उम्मीदवार अंता 12 मांगरोल सीट से जीतकर सीधे विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।